गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि नवीन लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था और उसके विकास के कौन कौन से चरण थे। अब का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन के क्या गोल्स हैं, उसके क्या लक्ष्य हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं चार, उसकी क्या विशेषताएं हैं। आपसे कुछ भी पूछें, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको ये चारों पॉइंट ही लिखने हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन के क्या लक्ष्य हैं, तो भी आप ये चार चीज़ें बताएंगे। आपसे पूछा जाए नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, तो इन चार के अलावा जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो सकारात्मक है, और मैंने आपसे कहा था कि आप अर्थ के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर देंगे। और आपसे पूछा जाए कि नवीन लोक प्रशासन जो है वो किस प्रकार से प्रभावी है, तो भी आप ये चार चीज़ें बताएंगे। यानी कि आपको प्रश्न की भाषा कैसी भी रखे, आपको ये चार चीज़ें बतानी है। तो पहली जो विशेषता है या जो पहला लक्ष्य है नवीन लोक प्रशासन का, वो है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य है? वो कहते हैं कि परंपरागत लोक प्रशासन में जो लक्ष्य था वो क्या था? कुशलता और मितव्ययता का। तो उन्होंने कहा कि ये अप्रासंगिक है, कुशलता और मितव्ययता पर ध्यान दिया जाना अप्रासंगिक है, जबकि करना क्या चाहिए कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनकी चिंता की जानी चाहिए। उनका मानना है कि नवीन लोक प्रशासन को, लोक प्रशासन के ज्ञान और शोध को समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। यानी कि लोक प्रशासन में जो ज्ञान का विस्तार किया जाए, जो क्षेत्र का विस्तार किया जाए, जो शोध किए जाएं इसके, वो समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होने चाहिए, ना कि केवल कुशलता और मितव्ययता पर फोकस होनी चाहिए। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है मूल्य, यानी कि वैल्यूज़। नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक मूल्यों पर बहुत जोर देता है। उन्होंने कहा कि परंपरागत जो लोक प्रशासन है, जो जिस मूल्य तटस्थता की बात करता है, एक्चुअली मूल्य तटस्थता हमेशा समाज का जो सबसे समृद्ध तबका होता है उसकी सहायता करती है, क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं ऑलरेडी, और वो चाहते हैं कि प्रशासन जो है वो न्यूट्रल होकर काम करे, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखे। तो आप सोचिए, अगर सबके लिए समान व्यवस्था बनाई जाएगी तो उस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पढ़ाई में या नौकरियों में आरक्षण अगर समाप्त कर दिया जाए, मान लीजिए कि हम आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, तो जो समाज का जो तबका समृद्ध है, जिनके बच्चे ऑलरेडी पब्लिक स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और दून स्कूल्स में जाकर पढ़ रहे हैं, एक तो वो बच्चे कंपटीशन में उतरेंगे। एक आपके हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, छोटे छोटे गांव के स्कूलों में पढ़े हैं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में उतरेंगे। तो किसके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं? ऑब्वियसली जो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, वो अच्छा लिखना जानते हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, प्रेजेंटेबल हैं, स्मार्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनमें, तो ऑब्वियसली वही सेलेक्ट होंगे, जैसा होता भी आ रहा है। आप देख ही रहे हैं सिविल सर्विसेज में अभी भी इंडिया में ऐसा है कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे होते हैं और बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। गांव के बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक ये व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होती है कि हमें आरक्षण दिया गया है। SC ST OBC को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण है, लड़कियों को आरक्षण है, तभी वो आगे बढ़ पा रही। एक इकलौते इसी वजह से बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं, जो अपनी पढ़ाई की वजह से एवरेज रह गए हैं, वो भी बच्चे आगे बढ़ सकें, धीरे धीरे अपने आप को ग्रूम कर सकें। तो इसमें एक शब्द इन्होंने बाद में जाकर जो डेवलपमेंट आया है वो ये आया है सकारात्मक भेदभाव का। जो टर्म यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं सकारात्मक भेदभाव, यानी कि ऐसा भेदभाव जो समाज के वंचित तबके के प्रति सकारात्मकता से परिपूर्ण हो। यानी कि उन्हें इस तरह का भेदभाव अपनाया जाना चाहिए जो उन्हें विशेष प्रकार का मौका देता हो, उन्हें भी समान अवसर जो है उसकी समानता पर लाता हो।
तो ये उस मूल्यों की बात करते हैं। फिर तीसरा देते हैं ये सामाजिक समानता पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, यानी कि जो लोक प्रशासन है उसकी नीतियों का क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि समाज के दुर्बल और असहाय वर्ग जो है उसको उसका भी संवर्धन हो सके, उसे आगे बढ़ाया जा सके, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। तो ये एक कॉन्सेप्ट इनका है सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस। आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, इस पर बहुत सारी डिबेट होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ने के हिसाब से। तो सोशल जस्टिस का जो टॉपिक है वो सिद्धांत है वो ये लेकर आए कि सामाजिक न्याय पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर तीसरा इन्होंने कहा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने कही चौथे पॉइंट के रूप में, वो है परिवर्तन, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था की जड़ता को दूर करके प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए नए नए तरीके या नए नए विकल्पों की खोज की जानी चाहिए। प्रशासन जो है वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा है उनके लिए वो कैसे प्रभावी बनेगा, इसके नए नए तरीके ढूंढे जाने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट जो थे वो इसकी 4 विशेषताएं थीं। और उसके बाद में नवीन लोक प्रशासन की वर्तमान परिस्थितियां और संभावनाएं। तो नवीन लोक प्रशासन वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों के लिए वैचारिक और कार्यात्मक आधार तैयार करता है। जैसे कि उन्होंने बात की कि लोक प्रशासन का अध्ययन और कार्यक्षेत्र प्रासंगिक होना चाहिए, यानी कि समाज को क्या दे रहे हैं इस पर फोकस होना चाहिए। लोक प्रशासन मूल्य आधारित होना चाहिए, यानी कि वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। नैतिक मूल्यों की महत्व दिया जाना चाहिए। लोक प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना होना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण को महत्व दिया जाना चाहिए। तो वर्तमान का जो शासकीय सिद्धांत है वो कल्याणकारी राज्य का है। तो कल्याणकारी राज्य में वैसे भी प्रशासन को बहुत ज़्यादा जनता के लिए काम करने होते हैं। कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों की कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं हर हाल में उन्हें मुहैया कराने पर काम करता है। तो इस थिंकिंग को लेकर जब वो चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लोगों के लिए काम करने लगता है। तो इसमें जो है नवीन लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन का हम किस संदर्भ में रहेंगे कि कुछ जो इसके पॉइंट थे उनके बारे में लोगों ने पॉजिटिव बोला, कुछ ने नेगेटिव बोला। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो कुछ ने कहा कि इसने बातें बहुत अच्छी करी। जो इसके अच्छा सकारात्मक रूप से देखने वाले हैं वो कहते हैं कि कम से कम बात तो की ना, कुछ अच्छा तो कहा ना कि भाई उन पे भी ध्यान दो जिनके लिए आप काम कर रहे हो। जो इसकी आलोचना करते हैं वो क्या कहते हैं कि खाली बात ही करी, बस कैसे करा जाना चाहिए ये तो कुछ बताया नहीं। हमने पढ़ा, अभी आप देखते हैं पूरा कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, फिर उसने क्या क्या सिद्धांत दिए। अब इन सिद्धांतों को अचीव करने के लिए एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस लाए जाने चाहिए उस पर तो कोई बात ही नहीं की इन्होंने। ये बात एक्चुअली ये जब इसका क्रिटिसाइज़ हुआ है फर्स्ट मिन्नो-ब्रुक का, तो सेकेंड मिन्नो-ब्रुक में ये बात उठाई गई। बार बार वीडियो के बीच में मेरे गले में कुछ अटक जाता है, सॉरी। जो सेकेंड मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात उठाई गई थी कि आपने तरीके तो बताए ही नहीं हैं। फिर उसमें 2008 बोलने वाली थी मैं, 1988 में जो हुआ था उसमें ये लाया गया। तब तक नवीन लोक प्रबंध का विकास हो चुका था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आ गया था तब तक 1980s में। तो दोनों को मिलाया गया और ये माना गया कि बाज़ार की बहुत ज़रूरत है, मार्केट को इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए कि सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और फिर वो प्रशासन के इस नवीन दृष्टिकोण के अनुसार काम कर पाए। तो कौन कौन सी टेक्निक प्रशासन में अपनाई जानी चाहिए जिससे कि प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता को बढ़ाया जा सके, और जो दक्षता और मितव्ययता बढ़ेगी, जो पैसा हम बचाएंगे इस तरीके से, उसको हम फिर नवीन लोक प्रशासन के विकास में किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, एक इसमें है गोलंबिवस्की हैं, उन्होंने नवीन लोक प्रशासन के बारे में कहा कि ये शब्दों में क्रांति और उग्रवाद है पर तकनीकों और कौशल में अधिक से अधिक यथापूर्वक स्थिति है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें गोलंबिवस्की ने क्या कहा ये भी पूछा जाता है, या इसका रिवर्स ज़्यादा पूछा जाता है। ये सेंटेंस दे दिया जाता है कि ये सिर्फ शब्दों में क्रांति है, बाकी तकनीक में तो यथास्थिति है, ये किसने कहा है।
तो नवीन लोक प्रशासन का सबसे जो शार्प क्रिटिसिज्म माना जाता है वो गोलम्बिवस्की का ही माना जाता है। यानी कि लेमैन लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि खाली बात ही करके रह गए तुम लोग, तो कुछ करा वरा तो है नहीं, बताया तो है नहीं कि क्या करना है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वान सकारात्मक रूप से जो देखते हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि इससे नवीन प्रवृत्तियां विकसित हुई हैं। जैसे कि निग्रो ने कहा कि इसने नवीन लोक प्रशासन ने पाठ्यक्रम में नवीन विषय वस्तु दी है, उसके साथ ही कम सामाजिक न्याय की जो इनकी अवधारणा है, सोशल जस्टिस की जो ये बात करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, इस पे बहुत अच्छा काम किया जाना चाहिए। साथ ही मूल्यों और नैतिकता का जो प्रश्न इन्होंने उठाया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि वो ये कहते हैं कि बात ही करी लेकिन कम से कम मुद्दे तो उठाए ना, ये तो कहा ना कि किस तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, ये डायरेक्शन तो बता दी हमें, बाद में हम चल पड़ेंगे उस तरफ। तो ये इसकी तारीफ़ इन्होंने मतलब उसको सकारात्मक रूप से देखा। तो ये जो था ये आलोचना थी। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन इसका होगा, वो होगा कि नवीन लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो आप शुरू में जो मैंने आपको बताया है वहाँ से पॉइंट्स उठाएंगे, फिर आप नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं बताइए, वो आप बता देंगे। उसके बाद में उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आप ये बताएंगे पहले कि विचारकों ने इसकी आलोचना इस रूप में की है कि ये केवल शब्दों में क्रांति है और इन्होंने इसकी कार्यविधियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी। लेकिन लास्ट का जो कंक्लूजन होगा उसमें आप लिखेंगे कि इन आलोचनाओं के बावजूद भी नवीन लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है, और इसने जो है वो किन किन बातों पर जोर दिया है आप ये बता देंगे कि जैसे उन्होंने सामाजिक न्याय की सिफारिश की है, मूल्यों और नैतिकता का प्रश्न उठाया है, और वर्तमान में जो कल्याणकारी राज्य है जिसे कि जनता के लिए बहुत वृहद स्तर पर कार्य करना होता है, वहाँ पर नवीन लोक प्रशासन जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं आप एक विज़न डेवलप करता है कि उस प्रशासन को किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो ये आपका ओवरऑल इसमें बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। छोटे क्वेश्चंस मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आपसे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप नोट्स के साथ उन छोटे क्वेश्चंस को और बड़े क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। मेरी आपसे जब मैं क्लास में कुछ एक बच्चियाँ मुझसे मिलने आई थी तब भी मैंने उन्हें ये एडवाइस किया था कि आप हर रोज़ एक छोटा क्वेश्चन, और या तो आप हर रोज़ 2 छोटे क्वेश्चंस लिखिए, नहीं तो एक बड़ा क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। चाहे बुक में से देखिए, पहले चीज़ों को समझिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर लिखिए, या जो मैं आपको नोट्स शेयर करूँगी आप उसमें से ये काम कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना ही है। याद करी हुई तो है ही बहुत अच्छा याद किया जाना, लेकिन कई बार सिर्फ याद किया जाना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में लिखने की बारी आती है तो हमारा पेन उस तरह से नहीं चल पाता है। जितने अच्छे और व्यवस्थित ढंग से कोई चीज़ लिखी जानी चाहिए वो नहीं लिखी जाती है। तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।